अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो इसमें ये है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमें बेनिफिट देते हैं, और वो हमारे पास उनको हम एसिड की डेफिनेशन कहते हैं। लाइक हमने जैसे फर्नीचर परचेज कर लिया, एक्सपेंस हो गया। अब वो जो फर्नीचर है हमें एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है वो बेनिफिट देता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो हम खरीद लेते हैं, ठीक है। 12 महीने के बाद, 12 मंथ्स टाइम पीरियड के बाद हम उसको जो है वो पे करते हैं, ठीक है। लेकिन उसने हमें जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया, उस एक्सपेंस ने हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया। लेकिन क्या है कि हम उस इंश्योरेंस पॉलिसी का जो है वो पोर्शन एक्सपेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12 महीने का अगर हम 24,000 जो है वो पॉलिसी की कॉस्ट पे करते हैं, तो हमारा पर मंथ एक्सपेंस कितना है। तो 24,100 को हम 12 मंथ्स के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो 200 आ जाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के लिए हमें बेनिफिट देते हैं, और हम उनको की अपोर्शनमेंट भी कर सकते हैं कि इस महीने का कितना एक्सपेंस बनता है उस अकाउंटिंग पीरियड का जो है वो कितना एक्सपेंस बनता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी हम अपोर्शनमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, हमने वो पूरा जो है वो यूज की, जिस टाइम पीरियड के लिए हमने अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उस टाइम पीरियड के लिए हमने वो पूरी मशीनरी भी यूज की, बिल्डिंग भी यूज की, ठीक है, हमने फर्नीचर भी यूज किया, ठीक है। तो लेकिन जो है हम उसकी अपोर्शनमेंट नहीं कर सकते कि भाई 6 महीने के लिए हमने बिल्डिंग यूज की है, तो 6 महीने की कॉस्ट कितनी पड़ गई है बिल्डिंग की, या हमने मशीनरी यूज की है तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी पड़ गई है, ठीक है। तो हम इसकी अपोर्शनमेंट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, लाइक ऐसे एक्सपेंसेस जो कि इनकर हो जाते हैं, लेकिन उसकी अपोर्शनमेंट नहीं की जा सकती, उनको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उनके लिए फिर क्या प्रिंसिपल लागू होता है, उसके लिए फिर गैप के जो रूल है वो क्या कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमें एक अप्रोक्सीमेशन जो है वो देखनी होती है कि अप्रोक्सीमेटली इतना इस्तेमाल हुआ है, वो हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती है, ठीक है। वो हमारी रिलेटिव मैयर होती है कि हम रिलेटिवली कह देते हैं कि इतना जो है वो अप्रोक्सीमेटली इतना एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। हम तकरीबन बता देते हैं, एग्जैक्ट हम जो है वो नहीं बता सकते। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो है वो यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है, ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि कि जब भी कहते हैं कि दैट एन एक्सपेंडिचर विल प्रोड्यूस रेवेन्यू इन फ्यूचर पीरियड बिफोर दे विल व्यू द एक्सपेंडिचर एज क्रिएटिंग एन एसेट। कहते हैं कि व्हेन दिस सब्जेक्ट के आपने क्या है कि कोई भी एक एसेट खरीदा है, ठीक है, और उस एसेट की जब आप अपोर्शनमेंट नहीं कर पाते हैं कि कितना इस टाइम पीरियड के दौरान यूज हुआ है, ठीक है, तो आप जो है वो एविडेंस बेस्ड बात करते हैं कि आप जितना एक्सपेंस उसको अप्रोक्सीमेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसका एविडेंस मौजूद होना चाहिए। वो एविडेंस जो है वो आपका इनवॉइसेस की फॉर्म में, या आप जो है क्या उसे कहते हैं कि मार्केट में जो चीज़ चल रही है, मार्केट से एस्टिमेशन करवा लेते हैं, ठीक है। तो आप उन एस्टिमेशन और उन एविडेंसेस की बेस पे जो है वो आप रिकॉर्ड करते हैं उस एक्सपेंस को। तो आप इस प्रिंसिपल को ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। अब जहां पे आपका ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल नहीं लगता, यानी आप एविडेंस बेस्ड बात नहीं करते, या आप मार्केट में से सही उसकी एस्टिमेशन नहीं लगवा सकते, तो फिर क्या तरीकाकार है, दूसरा कौन सा ऐसा तरीकाकार है जिसकी बेस पे आप उस एक्सपेंस की अपोर्शनमेंट करवा सकते हैं, तो वो है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो कंजर्वेटिज्म हमें ये बताता है
कि आपने लोएस्ट एस्टिमेशन करनी है, मोस्ट कंजर्वेटिज्म जो है या मोस्ट कंजर्वेटिव जो प्राइस है आपने वो लागू करनी है, ताकि आपकी जो नेट इनकम है वो एक्यूरेट आ सके। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि बिल्डिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार के दरमियान खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है वो दूसरे जब बात करेंगे एविडेंस की बेस पे, आप जब दूसरी फॉर्म्स के साथ रब्ता करेंगे या ऑडिटर्स के साथ रब्ता करेंगे और वो आपको एस्टिमेट करके देंगे, ठीक है, तो उस एस्टिमेशन को प्रॉपर एक उसके पीछे एक सबूत होगा, उसके पीछे एक जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो फिर वो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है। लेकिन जब ये आप इस तरह की मतलब नहीं कर पाते, तो फिर जब आप एक एस्टिमेशन करते हैं ना कि 4 to 6,000, तो आप मिनिमम वैल्यू लेते हो 4,000 एक्सपेंस, ठीक है, मैक्सिमम या मिड बिटवीन वैल्यू नहीं लेते हैं। तो वो जो मिनिमम वैल्यू आप लेते हैं, लोएस्ट वैल्यू आप लेते हैं, उसको आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहते हैं, ताकि आपका जो करंट टाइम पीरियड की जो नेट इनकम है वो करेक्ट आ सके और ज्यादा जो है उसमें वेरिएशन ना हो, ठीक है। अब इसमें कुछ इंटरनेशनल केसिंग पॉइंट है जिसमें IFRS का रूल बताया गया है या US गैप का जो है वो रूल बताया गया है, तो इसमें आपने इसको जरा रीड आउट कर लेना है कि इसमें वो क्या बता रहा है, ठीक है। ये जस्ट फॉर रीडिंग है, बाकी इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। व्हाट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? तो इसमें ये कहा जाता है कि जब आप रेवेन्यू को अर्न करते हैं, ठीक है, और वो रेवेन्यू आपको रिसीव नहीं होता, वो आप उधार कर लेते हैं, तो वो आपका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है। तो यही बात आ जाती है कि एक तो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है और दूसरा आपका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो जब आप चीजें सेल करते हैं और उसके बदले में कैश रिसीव कर लेते हैं, तो बेसिकली दिस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और जब आप चीजें सेल करते हैं और उसके बदले में उधार हो जाता है, तो वो आपका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है। तो अक्रूवल बेसिस में हमेशा जो है वो मतलब मुश्किल हो जाती है हमें प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए, लेकिन इसमें भी हम जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं कि जिस टाइम पीरियड पे उधार हुआ था उसको उसी टाइम पीरियड पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस टाइम पीरियड का हम जो नेट इनकम है ये वो हम जनरेट करके बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी से पैसे लेने हो, लेकिन मैं अपनी डायरी में तो लिख लेती हूँ ना कि मेरे पास आज जो है वो इतना मुनाफा हुआ, ठीक है, वो मुझे 2 महीने के बाद मिलेंगे या 1 मंथ के बाद मिलेंगे, लेकिन मैं अपने फरवरी का या जनवरी का जो है वो उस मंथ का प्रॉफिट जो है वो मैं एस्टिमेट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को, ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैचिंग प्रिंसिपल को जो है वो यूज करता है। इसमें जो है ये बताया गया है कि कैश फ्लो वर्सेस इनकम स्टेटमेंट रिकॉग्निशन है। तो करंट अकाउंटिंग पीरियड है, फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, ये कुछ ऐसे ही उसने जो है वो हमें एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है याद करने वाली कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल क्या है, कि अगर हमारे पास रेवेन्यू आ जाता है या हमारे पास एक्सपेंस आ जाता है, तो उसमें उसको जर्नल एंट्री में हमने मैम रिकॉर्ड करना है। तो अब डेबिट और क्रेडिट रूल क्या है जी? मैम बस थोड़ी ज़्यादा दो हो गया। नहीं, बस थोड़ा सा ये रह गया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं, तो ये चैप्टर की जो थ्योरी है, थ्योरी साइड कवर हो जाएगी। तो इस रूल को जो ओके है वो पढ़ना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं इसका, इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी आर रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट एंड डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट। यू वेरी वेल नो दैट के जब भी ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, और जब भी ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है तो वो आपकी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आप पहले से फेमिलियर हैं। अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो है वो क्या ट्रीटमेंट होगा। कहते हैं जो रेवेन्यू होता है वो ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसलिए रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। इसको याद कर लेना है आपने
कि रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट। क्यों क्रेडिट है? क्योंकि ये ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर देता है, और जब ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। इसके बाद कहते हैं कि एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज कर देता है ऑनर्स इक्विटी को, इसीलिए जो एक्सपेंस है उसको हमेशा आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। जैसे आएगा सैलरीज एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, रेंट एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, ठीक है। तो जिस जिसके साथ वर्ड एक्सपेंस आ जाएगा ना, आंखें बंद करके उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है, ये रूल है। इसके बाद जहां जहां पे रेवेन्यू आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट रेवेन्यू आ जाएगा, इंटरेस्ट अर्नड आ जाएगा, कमीशन अर्नड आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेवेन्यू जहां पे आपको ये वर्ड्स नजर आएंगे उसको आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करने का। अब हम बात करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। तो ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रॉफिट ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड, यानी मुनाफे का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि ये डिविडेंड जो है वो कैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, शेयर होल्डर्स के दरमियान कैश की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो इसमें जो है इसने कहा गया है कि ऑनर्स इक्विटी में इसका क्या इफेक्ट होगा, या जो है इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो कहते हैं कि डिक्रीजेस आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट, ठीक है। एक्सपेंसेस डिक्रीजेस ऑनर्स इक्विटी, expenses are recorded by debit. Dividend decrease reduced owners equity, dividend also recorded by debit. डिविडेंड क्या है कि मुनाफे में से हम पे कर रहे हैं ना, तो मतलब जब ऑनर्स इक्विटी में ही आपका मुनाफा रिकॉर्ड किया जाए, यानी ऑनर्स इक्विटी में दो चीजें आ जाती है, वन इज कैपिटल एंड सेकंड वन इज रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली वो प्रॉफिट होता है, और उसी में से हमने जो है वो पे करना होता है लोगों को। तो जब पे कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ऑनर्स इक्विटी में कमी आ रही है। जब ऑनर्स इक्विटी में कमी आती है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपने ये चीज याद रखनी है कि जो भी डिविडेंड होगा बेसिकली उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह कहा गया है कि इंक्रीज रिकॉर्डेड बाय द क्रेडिट, यानी ऑनर्स इक्विटी में जितना इंक्रीज होता है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और जो भी आपका रेवेन्यू अर्न्ड होगा वो आपका क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो आपने ये दो कॉन्सेप्ट जहन में बैठा लेने हैं कि रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिट और डिविडेंड एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, क्योंकि ये जो है ऑनर्स इक्विटी में कमी कर देता है, और ऑनर्स इक्विटी में कमी जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं कि ये तो हमने कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर लिया कि रेवेन्यू। मैम इतना काफी है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉन्सेप्ट की बात की है, कॉन्सेप्ट को याद रखा है, ठीक है। अब उस कॉन्सेप्ट को आगे अप्लाई करने की बात आ गई है कि भाई वो जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है उसको ट्रांजैक्शन पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा सब्र कर लें और इसको जो है इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देख लें, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मे बी आपको वो फिर याद ना रहे कि कॉन्सेप्ट ये था तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है। इसमें हम देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या होगी। ट्रांजैक्शन है जनवरी 31 recorded revenue of 2200 all of which were received in cash। अब यहाँ पे रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन आ गई है जिसमें कहता है कि 2200 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है और वो हमने कैश की फॉर्म में जो है वो रिसीव कर लिया है। एनालिसिस करना है कि इसमें दो अकाउंट कौन से जो है वो शामिल है। तो वन इज रेवेन्यू एंड सेकंड वन इज कैश। तो रेवेन्यू भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, अर्न कर लिया है हमने, अर्न मतलब कमा लिया है, जब कमा लिया है तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और कैश की फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है तो कैश भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम एनालिसिस में लिख देंगे कि कैश जो एसिड है वो भी इंक्रीज हो रहा है और जो रेवेन्यू है वो भी हमने अर्न कर लिया है, ये हमने एनालिसिस कर लिया। अब रूल की बात आ जाती है। रूल कहता है कि जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और रूल ये कहता है कि जब भी आपने रेवेन्यू अर्न करना है उसको आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये रूल हमने अप्लाई कर लिया। अब हमने जर्नल एंट्री पास कर देनी है। जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे जनवरी 31 डेट रिकॉर्ड करेंगे, कैश डेबिट विच इज 2200 एंड रिपेयर सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट।
ठीक है, या रेवेन्यू सिंपल आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, रेवेन्यू अर्न क्रेडिट 2200 से। ये आपने जो है इसकी जर्नल एंट्री पास कर दी। अब आपने इसका जब लेजर बनाना है तो लेजर इज वेरी सिंपल, आपने कैश को ऊपर मेंशन करना है, टी अकाउंट बनाना है, अगर तो ऑलरेडी कोई कैश का बैलेंस मौजूद है तो वो लिखा होगा ऑलरेडी। अब एंट्री जो है वो डेबिट साइड हो रही है, आपने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है। इसी तरह आपने रिपेयर सर्विस रेवेन्यू का आपने बनाना है, टी बनाना है, ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, आपने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है। तो ये एंट्री मैम याद कर लेनी है जी। रेवेन्यू की जो वैल्यू होती है वो रिटेन अर्निंग में ऐड होती है। रेवेन्यू की जो वैल्यू होती है, यस, वो रिटेन्ड अर्निंग में ऐड होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो रिटेन्ड अर्निंग होता है वो हमारा प्रॉफिट अकाउंट होता है, उसमें जितना भी मुनाफा होता है वो ऐड हो जाता है और उसमें जितना भी लॉस होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, ओके मैम। इसके बाद मैं ये बता रही थी कि इस एंट्री को याद कर लें, जहन में बिठा लें कि जब भी आपने रेवेन्यू को अर्न करना है और वो कैश की फॉर्म में रिसीव होगा तो आपने हमेशा जर्नल एंट्री यही पास करनी है, कैश डेबिट और रेवेन्यू अर्न क्रेडिट। ठीक है, जितने का वो होगा उतने से अमाउंट पास कर देनी है। इसके बाद हम बात करते हैं 31 जनवरी को। अब हमारे पास जो है वो एंट्री क्या हो सकती है, वो एंट्री हो सकती है पेड एम्प्लॉयज वेजेस अर्नड इन जनवरी $1200। कहता है कि हमने पेड एम्प्लॉयज वेजेस अर्न के अब हमने जो है लोगों को वेजेस पे किए हैं, ठीक है, तो अगले बंदे के लिए वो वेजेस अर्नड हो गए एंड विच इज 1200। अब हमने बात करनी है कि कंपनी ने पे किया है एम्प्लॉय वेजेस, तो वेजेस हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, तो वेजेस जो है कंपनी के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, कह रहा है ना यहाँ पे पेड एम्प्लॉयज वेजेस, यानी कि एम्प्लॉय को वेजेस पे किए गए हैं। तो वेजेस क्या होता है, जब हमने दिहाड़ी बेस काम करवाना होता है या हमने कुछ घंटों के लिए काम करवाना है तो उस बंदे को जो हम कुछ घंटों का मुआवजा देते हैं उसको हम वेजेस का नाम देते हैं। ठीक है, वेजेस और सैलरी में क्या फर्क है, सैलरी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद एक फिक्स अमाउंट दी जाती है, जैसे कि 30 दिन के बाद मिलेगा 25,000, तो दैट इज अमाउंट भी फिक्स है, टाइम पीरियड भी फिक्स है, तो इसको हम सैलरी का नाम देते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ 2 घंटे के नाश्ता लिए पहले काम देना करवाते फिर हैं, एलसीडी फिक्स हो जाएगी। जब आप सिर्फ जो है 2 घंटे के लिए काम करवाते हैं और 2 घंटे का आप जो है वो किसी को मुआवजा दे देते हैं तो उसको हम वेजेस का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, हमने एनालाइज कर लेना है कि एक तो यहाँ पे आ रहा है वेजेस, वेजेस वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है और हम इसको पे कर रहे हैं, तो पे कर रहे हैं तो कैश की फॉर्म में पे कर रहे हैं, तो दूसरा यहाँ पे अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो कैश है और कैश हमारा एसेट है और डिक्रीज हो रहा है। अब हमने डेबिट क्रेडिट का रूल लगा लेना है कि जब भी एक्सपेंस इनकर होता है तो वो डेबिट होता है हमेशा, और जब भी एसेट में कमी आती है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो हमारे पास जो वेजेस एक्सपेंस है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा और जो हमारा एसिड कैश है वो डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री हमारे पास पास हो जाएगी, जनवरी 31 डेट डालेंगे, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हमारे पास एंट्री है। और इसको एक्सपेंस हुआ है तो हमेशा जब एक्सपेंस कैश की फॉर्म में पे किया जाएगा वो यही एंट्री पास करनी है, एक्सपेंस को डेबिट कर देना है, कैश को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, वो सैलरी एक्सपेंस भी हो सकता है, वो रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, तो आपने हमेशा रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इस तरह से आपने एंट्री को रिकॉर्ड कर लेना है। अब आपने इसका लेजर बनाना है, तो लेजर वैसे ही आपको पता है कि वेजेस अकाउंट ऊपर लिखेंगे, टी बनाएंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, डेट डाल के डेबिट साइड पे अमाउंट लिख देगी, कैश है क्रेडिट हो रही है, कैश का ऑलरेडी ये 2 रिकॉर्डिंग हुई थी, ठीक है, उसी में ही अब हमने जो है वो क्रेडिट साइड पे 1200 डेट डालनी है और एंट्री पास कर देनी है। ठीक है, अब हमने पे कर बात की, अगली एंट्री की 31 जनवरी, पेड फॉर यूटिलिटीज यूज्ड इन जनवरी 200। अब यहाँ पे यूटिलिटीज क्या है, एक्सपेंस है, तो आपको पता है कि जब भी एक्सपेंस पे किया है हमेशा यही एंट्री होगी
कि आपका वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको एनालाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो चुकी है चीज़ कि जब भी एक्सपेंस पे करेंगे तो हम उस एक्सपेंस का नाम डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट आ जाएगा और कैश क्रेडिट आ जाएगा 200 से। एंड देन लेजर बना लेंगे, तो लेजर में यूटिलिटी एक्सपेंस लिखेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे और कैश को जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद अगली एंट्री क्या है, पेड डेली ट्राइब्यून $360 कैश फॉर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग टू बी रन ड्यूरिंग February। अब उसने कहा है कि पे किया है डेली ट्राइब्यून, एक न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, उसके लिए हम $360 जो है वो पे करते हैं फॉर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। ये जो $360 हम कैश की फॉर्म में पे कर रहे हैं, किस वजह से पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए पे कर रहे हैं। तो अब एडवर्टाइजिंग हमारे लिए क्या है, एडवर्टाइजिंग जो है हमारे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है कि आपने एक्सपेंस को डेबिट कर देना है और कैश को आपने क्रेडिट कर देना है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश जो है क्रेडिट हो जाएगा $360 से। तो हमने यहाँ पे जो है वो 3 एंट्रीज जो है वो एक्सपेंस की देख ली हैं, एक यूटिलिटीज़ की, एक हमने जो है वो मज़ीद पीछे एक और देखी थी, ठीक है, और अभी जो है ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की भी एंट्री देखी है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो लेजर बनाना सिंपल है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। मज़ीद हम एक और एंट्री देख लेते हैं, कहते हैं परचेज रेडियो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम KRAM to be aired in February. The cost was $470 payable within 30 days. अब कहता है कि हमने एक रेडियो एडवर्टाइजमेंट है जो कि रैम कंपनी है, ठीक है, ये एयर होगी फरवरी को, ठीक है। तो हम एडवर्टाइजमेंट बेसिकली करवाना चाह रहे हैं और उस एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो $470 है और हम विद इन 30 डेज में पे करेंगे। अब एक्सपेंस हुआ है, लेकिन अब वो एक्सपेंस कैश की फॉर्म में पे नहीं किया बल्कि उधार कर लिया है। तो अब इसकी क्या एंट्री होगी, जो भी आपका एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग है, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और क्योंकि अब आपने कैश पे नहीं किया तो आपका अकाउंट्स पेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप एंट्री याद कर लेते हैं ना, तो तब आपको एनालिसिस की जरूरत पेश नहीं आती, ठीक है, तब आपके लिए इजी हो जाएगा कि इफ एक एक्सपेंस कैश की फॉर्म में पे करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन जब एक्सपेंस जो है इनकर हो जाता है लेकिन पेमेंट नहीं करते, पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, तो एक्सपेंस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री पे हो जाएगी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट $470 से, और इसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे और इसका लेजर जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अगली एंट्री क्या है, जस्ट वी हैव 2-3 एंट्रीज मोर एंड दैट्स इट, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगली एंट्री है हमारे पास, परचेज वेरियस शॉप सप्लाईज सच एज ग्रीस, सॉल्वेंट, नट्स, बोल्ट्स from Kappa Auto Parts. The cost was $1,400 due in 30 days. These supplies are expected to meet overnight need of the 3 or 4 months. कहते हैं कि यहाँ पे जो है हम परचेज कर रहे हैं शॉप की सप्लाईज, जैसे कि ग्रीस है, सॉल्वेंट है, नट्स हैं, बोल्ट है। अब आपने ये देखना है कि ये जो हम चीज़ें खरीद रहे हैं क्या ये हमें लॉन्ग टर्म फायदा देंगी या हमें शॉर्ट टर्म फायदा देंगी। तो बेसिकली ये जो हम पार्ट्स खरीद रहे हैं ना, ये हमें लॉन्ग टर्म फायदा देंगे, जिसने कहा है कि 3-4 मंथ्स के लिए हमें जो है ये फायदा देंगे। तो ये बेसिकली हमारा एसिड है, ये जो आप खरीद रहे हैं ना, सप्लाईज खरीद रहे हैं, ग्रीस है, सॉल्वेंट है, नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारे एसिड हैं। अब इन एसिड की कॉस्ट 1400 है और ये अभी हम पे नहीं करेंगे, 30 डेज बाद पे करेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल एंट्री कि जब भी आप एसिड को परचेज करते हैं तो एसिड हो जाता है डेबिट। अगर उसके बदले में आप उधार कर देते हैं तो आपका अकाउंट्स पेबल हो जाता है क्रेडिट। तो यहाँ पे हम एंट्री पास कर देंगे शॉप सप्लाईज डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल जो है वो क्रेडिट कर देंगे।
देन उसका हम लेजर बना लेंगे। लेजर इज वेरी सिंपल कि शॉप सप्लाईज का टी बनाएंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे डेट के साथ, और अकाउंट्स पेबल का टी बनाएंगे। ऑलरेडी जो है ये दो बैलेंसेस थे, हमने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आ जाता है कलेक्टेड $4,980 कैश फ्रॉम रिपेयर मेड टू व्हीकल फॉर एयरपोर्ट शटल सर्विस। अब कह रहा है कि हमने कलेक्ट किया है 4,980 कैश की फॉर्म में। कैसे? रिपेयर किया था हमने, एक व्हीकल को रिपेयर किया था और उस रिपेयर के बदले में हमने कैश जो है वो रिसीव किया है। तो अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि अब आप पैसे रिसीव कर रहे हैं, आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश आपका एसेट है, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। अब आपने कोई रिपेयर सर्विसेज दी थी और उसके बदले में आपने कैश रिसीव किया है, मतलब कि आपने अपनी सर्विसेज को सेल करके रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका रेवेन्यू अर्न हो रहा है और वो रेवेन्यू आपका रिपेयर की फॉर्म में है, रिपेयर सर्विस रेवेन्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके लिए आपने जर्नल एंट्री पास कर देनी है, कैश डेबिट विच इज 4,980 और रिपेयर सर्विस रेवेन्यू 4,980 से क्रेडिट कर देना है। तो जब भी आप सर्विसेज देंगे और उसके बदले में कैश रिसीव करेंगे तो इट मीन्स कि ये आपकी रेवेन्यू की एंट्री है। तो रेवेन्यू के लिए हमेशा आपने कैश डेबिट कर देना है और उस रेवेन्यू को आपने क्रेडिट कर देना है, और वो है हमारा रिपेयर सर्विस रेवेन्यू। इसके बाद हमारे पास आ जाता है February 28 को Field Harbor Cab Company 5,400 for maintenance and repair service overnight provided in February. अब आप देखें कि the agreement with Harbor Cab calls for payment to be received by March 10. यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्ड हार्बर कैब है जो कि $5,400 का उसने मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज दी हैं। ठीक है, अब रिपेयर सर्विसेज दी हैं इस बंदे ने, तो इसका मतलब है कि इसने रेवेन्यू अर्न करना है, रिपेयर सर्विसेज दे के इसके बदले में रेवेन्यू जनरेट किया। कहते हैं कि ओवरनाइट प्रोवाइडेड इन February. The agreement with Harbor Cabs call for payment to be received in March 10. अब कहते हैं कि अब सर्विसेज दे दिए लेकिन इसके बदले में कैश रिसीव नहीं हुआ, उधार कर लिया और वो 10 मार्च को हम जो है वो पे करेंगे, यानी 10 मार्च को हम वो रेवेन्यू रिसीव करेंगे। तो जब भी हम सर्विसेज दे देते हैं और उसके बदले में हम कैश रिसीव नहीं करते तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे February 28 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड रिपेयर सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। तो आप ये दोनों एंट्रीज को कंपेयर कर लें, पीछे वाली और इस वाली को, कि जब आप सर्विसेज दे देते हैं और उसके बदले में कैश रिसीव कर लेते हैं तो कैश डेबिट रिपेयर सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। लेकिन जब आप सर्विसेज दे देते हैं और उसके बदले में आप कैश रिसीव नहीं करते, आप फ्यूचर में कैश रिसीव करेंगे, तो उसके लिए आप एंट्री पास करते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड रिपेयर सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आ जाती है कहता है कि पेड एम्प्लॉय वेजेस अर्नड इन February 49। दिस इज वेरी सिंपल। वेजेस क्या है? एक्सपेंस है, तो आप एंट्री पास कर देते हैं वेजेस एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट 4900 से। ठीक है, एंड देन आगे एक और एंट्री है, कहता है रिकॉर्डेड 1600 यूटिलिटी बिल फॉर February। यूटिलिटी बिल से ही आपको पता चल रहा है कि हर महीने पे करना है, ये आपका एक्सपेंस है, तो यूटिलिटी बिल डेबिट और जो है वो आपका द एंटायर अमाउंट इज ड्यू इन March 15। अब ये पे नहीं किया गया कैश की फॉर्म में, ये ड्यू हो गया है, तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट आ जाएगा। जो भी एक्सपेंस आपका ड्यू हो जाता है तो एक्सपेंस डेबिट्स अकाउंट पेबल आप क्रेडिट कर देते हैं। वही एंट्री है, बस डिफरेंट थोड़ा सा नाम इनने चेंज कर दिया हुआ है। इसके बाद February 28 को कहता है ओवरनाइट ऑटो सर्विस डिक्लेयर एंड पेड अ डिविडेंड ऑफ 40 सेंट पर शेयर टू द ऑनर ऑफ इट्स 8,000 शेयर ऑफ कैपिटल स्टॉक, टोटल 3,400। जब भी ये डिविडेंड की बात आएगी तो आपने याद रखना है, जैसे हमने कहा था ना, डिविडेंड को हमेशा डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और क्योंकि हम कैश पे कर रहे होते हैं तो कैश में कमी आ जाएगी,
तो डिविडेंड की एंट्री को आपने याद कर लेना है कि डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट, अमाउंट लिखी होगी तो 3200 अमाउंट आ जाएगी, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 40 सेंट है, 40 सेंट होता है 0.40, ठीक है, डॉलर होता है 1, और जो सेंट होते हैं वो 0 पॉइंट में आ जाते हैं, तो अगर 20 सेंट है तो 0.20, अगर 40 सेंट है तो 0.40। तो ये जो 0.40 है इस शेयर के साथ 8000 शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 3200 ही आएगा। अगर ये 3200 नहीं गिवन होता, कहता है कि 8000 शेयर्स है और उसके ऊपर 40 सेंट डिविडेंड दिया गया है, तो आपने इस 8000 को 0.40 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। और अगर अमाउंट दी होती है तो दिस इज सिंपल, आपने हमेशा डिविडेंड की जर्नल एंट्री पास करनी है, डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट हमने डिविडेंड का पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को अब हमने अप्लाई किया, रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और एक्सपेंस के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई किया, ठीक है। तो हमेशा जी दिस इज द लास्ट ऑफ द चैप्टर के आपने जर्नल जो है वो किस तरह बनाना है ये आपको पता है कि आपने कंपनी का नाम लिखना होता है, जनरल जर्नल लिखना होता है, और फरवरी जिस डेट को आप बना रहे हैं वो डेट डालनी है। आपने 4 कॉलम बना लेने हैं जिसमें पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा कॉलम डिटेल का होगा, डेबिट का होगा, क्रेडिट का होगा, ठीक है। आपने डेट में डालनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है और आपने नरेशन जो है पास करके लाइन लगा देनी है, एक एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर दूसरी एंट्री पास करनी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इकट्ठी एंट्रीज जितनी भी हैं आपने पास करनी होती हैं। उसको पास करने के बाद आपने इकट्ठे जो है वो लेजर बनाने होते हैं, ठीक है। ये लेजर उसने बताया हुआ है इस तरह से, और ये लेजर बनाने के बाद देन फिर आप जो है किसी भी कंपनी का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो हमने जर्नल लेजर की बात कर ली थी कि इस तरह से बनेगा। अब हम ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है और ये हमें क्या बताता है। तो ये ट्रायल बैलेंस का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि आपने ऊपर कंपनी का नाम लिखना है, ट्रायल बैलेंस लिखना है और जिस डेट को बनाया जा रहा है वो डेट डालनी है। आपने 2 कॉलम बना लेने हैं, जितने भी आपने लेजर बनाए हैं, जितने भी लेजर बनाए हैं उन तमाम लेजर्स को आपने लिख लेना है, ठीक है। उन तमाम लेजर्स को लिख लेना है। फिर उन लेजर्स का जो बैलेंस कैरी डाउन होगा, जितना भी बैलेंस मिसिंग था, ठीक है, आपने जो है उसको उस मतलब बैलेंस कैरी डाउन को यहाँ पे लिखना है। अगर कोई एसेट वाला है लेजर तो डेबिट साइड पे आएगा, और अगर कोई लाइबिलिटी का था या कोई ऑनर्स इक्विटी का था तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली एक तो ये पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि मैंने बताया था कि किसी भी लेजर का जो बैलेंस कैरी डाउन है वो उसकी हैवी साइड पे लिखा जाएगा। हैवी साइड अगर डेबिट है तो डेबिट में लिख दो, हैवी साइड अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दो, ठीक है। तो आपने सिंपली जो डेबिट बैलेंस था उसको डेबिट में डाल दो, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में डाल दो। आपको कुछ भी वो कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैरी डाउन अगर डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो कैश लिखो, डेबिट में डाल दो। अगर क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो कैपिटल स्टॉक लिखो, क्रेडिट में डाल दो। दोनों साइड का आपने टोटल करना है। दोनों साइड अगर ये बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपका जर्नल भी ठीक है, आपका लेजर भी ठीक है। और ट्रायल बैलेंस हमें ये बताता है कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो एसेट्स हमारी लाइबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी के इक्वल हैं। कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है। कंपनी के पास जितनी भी लाइबिलिटीज थी उनको अदा करने के लिए कंपनी के पास उतने ही अमाउंट के एसेट्स मौजूद है, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप ये तमाम चीज़ें जो है ये बनाना सीखेंगे, ठीक है। और इस ट्रायल बैलेंस के यूजेस क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो इसमें कहा गया है कि एक तो ये डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का तमाम की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और इक्वल बैलेंस बताता है। दूसरा ये है कि जितना भी हमारा अकाउंट बैलेंसेस जो है वो एडिशन होता जाता है, हम अपनी परफॉर्मेंस को करेक्टली जो है वो बता सकते हैं कि हमारे फर्म की परफॉर्मेंस जो है वो क्या है। और बैलेंस जितना भी अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होता जाता है हम अपने लेजर में पोस्टिंग करते जाते हैं, और उस लेजर का जब ट्रायल बैलेंस बनता है तो हमें किसी भी फर्म की एक करेक्ट परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स क्या आ जाते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं, वो ये है कि एक तो इसमें अर्थमेटिक मिस्टेक्स आ जाती हैं बैलेंसेस की, कि आपने 2000 लिखना था 200 लिख दिया, ठीक है। 5200 लिखना था
2500 लिख दिया, तो एक तो इसके अंदर मैथमेटिकल अर्थमेटिक मिस्टेक्स आ जाती हैं। जब आप खुद भी इसको बनाएंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जो है वो थोड़ी बहुत गलती करेंगे। इसके बाद इसमें ये आ जाता है कि इसमें कॉपी आ जाती है कि कुछ एरर्स आ जाते हैं कि एक अमाउंट को आप 2 दफ़ा लिख देते हो, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस फिर इक्वल नहीं आता, तो क्लैरिकल एरर्स इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जब आप लिस्टिंग करते हो डेबिट बैलेंस की या क्रेडिट बैलेंस की, ठीक है, तो उस लिस्टिंग में आप जो है वो रैंडमली लिख देते हो जो अकाउंट बन रहे होते हैं। आप ये नहीं कहते कि ऊपर वाले पहले तमाम डेबिट होंगे, नीचे हम क्रेडिट में लिखेंगे, आप रैंडमली लिख देते हो। तो वो आपको क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखना होता है, डेबिट में रिकॉर्ड कर देते हो, डेबिट में लिखना होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देते हो। तो ये जो है इसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं। और ट्रायल बैलेंस में क्या है कि कुछ एरर्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, इसमें कुछ जो है वो मिस्टेक्स एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, अर्थमेटिक मिस्टेक। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये एक्यूरेट ही बनता है और एक्यूरेट ही परफॉर्मेंस हमें पता चलती है, ठीक है। अगर हम इसमें एरर्स कमिट कर दें तो हमारा ट्रायल बैलेंस का इक्वल नहीं आता और फिर मजीद हमें बड़ा टाइम चाहिए होता है उस एरर को जो है वो सही करने के लिए एज एन अकाउंटेंट। ये जब आप बनाएंगे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, जिस बच्चे का ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा उसको परेशानी लग जाएगी कि भाई अब मेरी कहाँ पे एंट्री गलत हुई थी और कौन से लेजर में मिस्टेक है जिसकी वजह से ये मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क, ठीक है, तो इसमें ये लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन रिमार्क्स यही है कि हमने जो है इस अकाउंटिंग साइकिल को क्यों करना होता है, इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे प्रिपेयर करना है, उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, हमने अपने जो है वो सिस्टम को क्विकली एंड एफिशिएंटली कैसे डिज़ाइन करना है, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस हैं उसके अंदर एफिशिएंसी को इवेल्युएट करना हो तो फिर भी हमें जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस चाहिए। अगर हमने जो है टैक्स की प्लानिंग करनी हो, अगर हमने फ्यूचर ऑपरेशंस को प्लान करना हो, अगर हमने ऑडिट को कंफर्म करना हो और हमें डिसीजन मेकिंग में असिस्टेंस चाहिए, तो हमें जो है इसके लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिए और वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमें अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हुए हमारा बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से अकाउंटिंग साइकिल जो है वो हमें अकाउंटिंग का नॉलेज प्रोवाइड करता है और वो नॉलेज हमारा जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज हो सकता है और फिर इससे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल डन फ्रॉम दिस चैप्टर। You can read this chapter thoroughly. You just memorize the entries, journal entries mentioned in the चैप्टर, ठीक है। एंड यही जर्नल एंट्रीज आपकी आगे क्वेश्चंस की फॉर्म में, ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में होंगी और उसी को आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करके जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बना देना है।